नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ उत्तराखंड के चंद वंश के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो चंद वंश और पवार वंश उत्तराखंड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्जाम में जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज शुरुआत हो चुकी है चंद्रवंश के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं चंद्रवंश के सिर्फ शुरुआती पॉइंटों की बात करूंगा। यहाँ पर मैं किसी अभी कार्यकाल किसी राजा का शुरू नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो चंद राजवंश है उत्तराखंड में, उसका हमें पता कैसे चला, कि क्या कैसे जानकारी मिली, स्रोत क्या थे, मान लो कि कौन कौन से ऐसे स्रोत थे जिससे चंद्रवंश की जानकारियाँ हमें मिली। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई चंद यहाँ कैसे आए, क्यों आए, क्या वो कारण रहे होंगे आने के, और किस किस इतिहासकार का अलग अलग मत है। क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड के इतिहास की बात करूं तो विवादास्पद इतिहास रहा है उत्तराखंड का। और चंद्रवंश की हम बात कर लें तो चंद्रवंश में तो संस्थापक में ही बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। इतना समय हो चुका है और चंद्रवंश इतने लंबे समय तक भी चला था, लेकिन आज तक क्लियर सटीक ये नहीं पता चल पाया है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। सिर्फ आकांक्षाएं या कुछ आइडिया के अनुसार ही कह सकते हैं कि भाई इसके अनुसार चंद्रवंश का राजा ये था और इसके अनुसार के चंद्रवंश का संस्थापक ये था। तो चलिएगा, हमें समझना अच्छे तरीके से, डाउट एक माइंड में रखना नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे डाउट लेकर एग्जाम हॉल में जाकर बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ जाएगा और आपका चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के। चलिएगा शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण उत्तराखंड हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं नॉर्मल सी बात कर लेता हूँ कि चंद्रवंश में कुल राजा आपके 62 हुए हैं और जो अंतिम राजा था वह महेंद्र चंद था। जो चंद राजवंश की हमें वंशावलियाँ मिली है, तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, मेन पॉइंट इन्हें समझ लें, कुछ खास नहीं है वैसे। अब हम बात करते हैं कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें चंद राजवंश के शासन का, राजकाज, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। तो जो स्रोत हैं, सबसे पहला अभिलेखों से, साहित्य से, दान पत्रों से, या चंद राजवंश के समय जो मंदिर बने उनसे, या कुछ किले बने थे, नोले बने थे। और जो चंद राजवंश की वंशावलियाँ है, मुख्य रूप से इनसे हमें चंद राजवंश के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो सिंपल सा है, देखिए ना, मैं आज की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इसमें इतने ज़्यादा, वैसे मेन पॉइंट तो काफ़ी है लेकिन उस तरह के मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है पढ़ना। कल को आप भी एक टीचर बन सकते हो। आप अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आप एक इंस्टीट्यूट भी चला सकते हो अपना। तो वहाँ पर अगर आप स्टूडेंट को पढ़ाते हो, हमें एक्सपीरियंस है, हम 2 से 3 साल हो चुके हैं हमें पढ़ाते, हालांकि एज कम है लेकिन फिर भी हम 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचेस में भी। तो वहाँ पर ना एक एक चीज़ का हमें क्लियर पता होना ज़रूरी होता है। वहाँ पर जैसे स्टूडेंट हुआ तो उसको एक लाइन में याद करना आता है, लेकिन जो टीचर है तो उसे एक एक चीज़ को सारा विस्तार पूर्वक बताना पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर है, आपके बेसिक को मजबूत करेगी। तो चलिएगा, हम आते अपने पॉइंट पे। ये स्रोत हैं, उसमें अगर हम अभिलेख की बात कर लें तो जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिला है चंद राजवंश का, तो वह 1317 में राजा अभयचंद का मिला है। सिंपल सा बनने में भी क्वेश्चन बनेगा कि चंद राजवंश का प्रथम अभिलेख किस राजा का मिला, तो राजा अभयचंद का। क्लियर है। साहित्य की मैं बात कर लूँ तो मुस्लिम काल जब भारत में चला था तो वहाँ पर फरिश्ता, बदायूनी, जहांगीर, इनके समय में रचित कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनसे हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है चंद राजवंश की। तो मेनली यही आते हैं। मंदिर वगैरह को तो हम आगे पढ़ेंगे कि राजा के कार्यकाल में किस राजा के समय में कौन सा मंदिर या कौन सा किला बना था। फिलहाल आपको इतनी 2 चीज़ याद रख लेनी है कि चंद राजवंश को जानने के स्रोत क्या है: अभिलेख, साहित्य, दानपत्र, मंदिर, किले, नोले और उस समय की वंशावली। प्राचीनतम अभिलेख आपका राजा अभयचंद जी का है 1317 का, और कुछ साहित्य जो हैं मुस्लिम काल में फरिश्ता, बदायूनी और जहांगीर ने अपने समय में लिखे थे, और उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है चंद राजवंश की। मंदिर, किले, नोले, वंशावली, तो राजाओं का मैं पूरा एक पिक दे दूंगा आपको, टोटल 62 राजाओं की क्रम के अनुसार। नोले, किले, मंदिर, ये हम आगे एक एक राजा के समय में पढ़ लेंगे। तो चलिएगा, अब हम उठाते हैं सबसे बड़े विवाद से पर्दा कि भाई चंद राजवंश का संस्थापक कौन था। माइंड में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। थोरचंद, सोमचंद दोनों को सही किया जा चुका है, लेकिन आपको क्या लगाना है, किस प्रकार से सही करना है, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो पहले हम बात कर लेते हैं कि चंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो भाई दो मत निकल कर आते हैं चंद राजवंश के बारे में कि चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद था। एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। वहीं हम बात कर लें थोरचंद के बारे में, तो इनको मानने के मत हैं डब्ल्यू फ्रेजर, हर्षदेव जोशी और फ्रांसिस हैमिल्टन। इन व्यक्तियों के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था? थोरचंद था। अगर हम चंद राजवंश की वंशावली के अनुसार मानू कर ले तो 23वें राजा हैं थोरचंद। चंद राजवंश की जो वंशावली मिलती है, और पहले राजा कौन है? सोमचंद। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं कि कुछ कहानियाँ तो जरूर होंगी और उन्हीं कहानी को हमें समझना है कि भाई एटकिंसन किस कहानी के किस मत के अनुसार ये कह रहे हैं कि सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक है। तो फिलहाल आप थोरचंद को भूल जाएं, हमारा मेनली फोकस किस पर है? सोमचंद जी पर है। तो देखिएगा साथियों, सोमचंद जी को संस्थापक कौन कौन मानते हैं? एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे। और एटकिंसन जी के अनुसार दो कहानियां प्रचलित हैं, तो उसी कहानी को हम देखते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। अभी मैं एटकिंसन जी की दो कहानी बताऊंगा और उसके बाद में मैं बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार दो ऐसी कहानियां बताऊंगा जिसके अनुसार बद्रीदत्त पांडे मानते हैं कि चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद थे। तो पहले एटकिंसन जी की तरफ चलते हैं। तो एटकिंसन जी के अनुसार ये लिखा हुआ बाद में देखना, फिलहाल इतना समझ ले कि एक कत्यूरी साम्राज्य था और उस कत्यूरी साम्राज्य का राजा होता था उस समय ब्रह्मदेव, या इसे जागर या लोक गाथाओं में बीरमदेव कहा जाता था। तो इस बीरमदेव के समय जो कत्यूरी साम्राज्य था वह एक तरह से बर्बादी की ओर बढ़ चुका था। जितने यहाँ पर व्यक्ति थे हर कोई एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना था और किसी भी कोई व्यक्ति पदाधिकारी हो या सेनापति हो, किसी को भी राज्य से प्रेम नहीं रहा था। वह तो ये चाहता था किसी प्रकार से राज्य के टुकड़े हो जाएं और हम अपना मौज लें, अपने अपने के टुकड़े को बांट लें। और हुआ भी यही। धीरे धीरे क्या होने लगा कि चंद जो आपका कत्यूरी राजवंश था वह टुकड़ों में बंटने लगा और हर एक राज परिवार का व्यक्ति या सदस्य एक एक टुकड़े का मालिक बनने लगा। और स्थिति जब ये आ चुकी थी कि भाई चंद राजवंश खत्म ही होने वाला, कत्यूरी राजवंश बिल्कुल अपने अंत की तरफ अग्रसर था, तब यहाँ के कुछ गणमान्य व्यक्ति यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से अगर रहा तो हमारा कत्यूरी वंश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया। उस समय जो भारत के लेवल पर सबसे मैं कहता हूँ शक्तिशाली जो राजा था तो वह कन्नौज के राजा होते थे। तो वे कुछ गणमान्य व्यक्ति जाते हैं कन्नौज के राजा के पास, मान लीजिए कन्नौज है, और उनसे जाकर अपनी सारी स्थिति बताते हैं। तो ये कन्नौज के जो राजा थे तो ये अपने छोटे भाई सोमचंद जी को कहते हैं कि भाई तुम जाओ और तुम यहाँ पर जाना है तुम्हें कुमाऊं में, और यहाँ पर इस साम्राज्य की स्थिति अच्छी कर देनी है। तो ये यहाँ पर आते हैं कौन? आपके सोमचंद जी, और अपने दिमाग से अपनी कुशलता से जो भी यहाँ पर कलह थी, जो भी यहाँ की खराब स्थिति उस सब को क्या कर देते हैं? सही। और इसी कुशलता को देखते हुए जो यहाँ के राजा थे ब्रह्मदेव या बीरमदेव, ये खुश हो जाते हैं और ये अपनी एकमात्र पुत्री चंपा का विवाह किससे कर देते हैं? सोमचंद से। और इन्हें एक कोतवाली या छावनी जागीर में देते हैं और 15 बीघा जमीन भी जागीर में या दान में दे देते हैं। और उस जगह पर रहने लगता है आपका सोमचंद जी। और धीरे धीरे कुशल जब कोई व्यक्ति होता है, चतुर कोई व्यक्ति होता है, तो वो अपने साम्राज्य को बढ़ाई लेता है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी कुशलता का प्रमाण प्रमाणित किया और धीरे धीरे सारे कत्यूरी साम्राज्य को खत्म करके इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। और वही राजवंश क्या कहलाया? आपका चंद राजवंश कहलाया। सिंपल है, पहली कहानी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर यही कहानी आपकी लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया स्टोरी के रूप में, आप आँख मीच के भी अगर सुनेंगे 2 से 3 बार तो आपको याद हो जाएगा। पहली कहानी एटकिंसन जी के अनुसार खत्म हुई। दूसरी कहानी जो है एटकिंसन जी महोदय के अनुसार, तो दूसरी कहानी उनके अनुसार ये है कि भाई एक राजा था आपका जो प्रयाग झूसी का रहने वाला था। तो वो राजा और उसका भाई बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात ब्रह्मदेव से होती है, जो कि उस समय कत्यूरी राजवंश का राजा था और आपके उस क्षेत्र पर यही राजा था। तो ये ब्रह्मदेव क्या करता है, जब सोमचंद से इसकी मुलाकात होती है तो सोमचंद जी से अच्छा लगता है और उसके रूपवान उसे देखकर
कोरा चिट्टा मुंडा गबरू जमान, उसे देखकर उसे लगता है कि भाई मेरी भी एक कन्या कुंवारी है, क्यों ना मैं इन्हीं से विवाह कर दूं। एक राजा भी है कन्नौज, आपके कन्नौज के या झूसी के राजा हैं, बहुत अपने आप में बलवान है और नाम है सब में, तो ये विवाह कर देता है और सोमचंद जी को एक चंपावत में जागीर दे देता है। और धीरे धीरे सोमचंद जी यहाँ पर रहते हैं और स्थापना कर देते चंद राजवंश की। तो ये दो मत थे सोमचंद जी को राज आपके संस्थापक मानने के अनुसार एटकिंसन जी के। अब हम बी डी पांडे जी के अनुसार मानते हैं। कौन कौन से मत हैं? तो बी डी पांडे जी का मत है कि जो कत्यूरी नरेश था ब्रह्मदेव, तो उसने इतने अत्याचार कर रखे थे कि उन अत्याचारों से परेशान हो गए थे यहाँ के निवासी। तो ये क्या काम करते हैं यहाँ के निवासी, ये जाते हैं झूसी, एक जगह है प्रयाग में गंगा पार, इस झूसी के राजपुत्र सोमचंद को बुलाकर लाते हैं। और बाद में सोमचंद को बुलाकर ले आए कुमाऊं में। और बाद में कत्यूरी राजवंश में एक पदाधिकारी था गंभीर देव, और उस गंभीर देव की पुत्री से विवाह कर देते हैं, किसका? सोमचंद का। और विवाह करने के बाद में क्या कार्य करते हैं, इस सोमचंद को सारी कुशल रणनीति कि किस प्रकार से कत्यूरी से लड़ना है सब कुछ सिखा देते हैं। और जब ये कुशल हो जाते हैं और ये कत्यूरियों पर आक्रमण करते हैं और कत्यूरियों का नाश कर कर चंद वंश की स्थापना कर देते हैं। बी डी पांडे के अनुसार पहला मत। बी डी पांडे जी के अनुसार दूसरा मत है कि भाई एक दिन जो सोमचंद जी थे, कहाँ के? झूसी के राजा, इन्हें कुछ ज्योतिष कहते हैं कि भाई तुम्हें अपना भाग्य को अच्छा करना है या और भाग्योदय करना है तो तुम्हें उत्तर दिशा में प्रस्थान करना होगा। तो इसी क्रम में उत्तर दिशा में बढ़ते हुए ये बद्रीनाथ पहुंचते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है राजा ब्रह्मदेव से। और राजा ब्रह्मदेव आपके सोमचंद जी से इतने प्रभावित होते हैं कि ये अपनी एकमात्र पुत्री चंपा का विवाह किससे कर देते हैं? सोमचंद से। और इसी प्रकार धीरे धीरे सोमचंद जी यहीं पर रहना स्टार्ट करते हैं और इन्हें चंपावत में रहते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे आपके कुमाऊं क्षेत्र पर अपनी नींव डाल देते हैं चंद राजवंश की। तो ये क्लियर हो गया कि सोमचंद को जो मानने वाले थे उनके अनुसार क्या क्या मत थे। देखिएगा थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं इसी प्रकार से आपको बताऊंगा जिससे कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो ये थे सबसे पहले सोमचंद जी को राजा मानने के अनुसार। अब हम बात करेंगे कि जो थोरचंद है, इन थोरचंद जी के पक्ष में कौन कौन से साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल। तो एक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल है जो कि 1813 में प्रकाशित हुई थी। ये क्या है? इसके लेखक हैं आपके डब्ल्यू फ्रेजर। चलिएगा, एक आपको एक नाम बहुत फेमस है जो कि हर्षदेव जोशी के नाम से जाना गया है। हर्षदेव जोशी की मैं बात करूँ तो चंद राजवंश में एक बहुत बड़े इनका योगदान है। तो हर्षदेव जोशी जी एक विवरण तैयार करते हैं और उस विवरण को तैयार करके किसे देते हैं? डब्ल्यू फ्रेजर को। और डब्ल्यू फ्रेजर जी इन विवरणों को पढ़ने के बाद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसे कहा गया रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल। और इस रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल में ही बताया गया है कि चंद वंश का राजा कौन था? सोमचंद था। अब भाई इतने बड़े मैं कह दूं कि नीतिकार रहे होंगे हर्षदेव जोशी जी, और इतने समय तक एक इनका योगदान था, तो इनकी बातों को सच मान लिया डब्ल्यू फ्रेजर जी ने। और इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई जो चंद्रवंश के संस्थापक हैं उत्तराखंड में वो आपके थोरचंद ही रहे होंगे, क्योंकि भाई हर्षदेव जोशी का बहुत बड़ा योगदान था। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार या रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल रचना के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो आपके राजा थोरचंद जी थे। और रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल का पेश हुई साथियों 1813 में ये पेश हुई थी। तो इस पुस्तक में बताया गया है या इस रिपोर्ट में कि भाई इसके अनुसार चंद्रवंश का प्रथम राजा थोरचंद था जो 16 से 17 वर्ष की आयु में यहाँ पर आया था। क्लियर है? दूसरा जो हमें स्रोत मिलता है कि भाई थोरचंद राजा था, तो वो मिलता है हमारा किंगडम ऑफ नेपाल से। अगर मैं किंगडम ऑफ नेपाल की साथियों बात कर लूँ तो एक लेखक है फ्रांसीसी हैमिल्टन, इन्होंने लिखा है किंगडम ऑफ नेपाल को, और इसमें ही बताया गया है कि चंद्रवंश का राजा थोरचंद था। अब ये कैसे लिखा हुआ है अब समझिएगा, क्या क्या इसमें कहानी है। तो इसमें कहानी दी गई है कि भाई एक झूसी का राजा होता था सोमचंद, जो नेपाल में किसी स्थान पर आया और वहाँ के राजा के यहाँ पर नौकरी करने लगा। कौन? सोमचंद। सोमचंद जी का ही साथ दिया था जयदेव ने। और धीरे धीरे जयदेव और सोमचंद जी मिलते हैं और क्या कार्य करते हैं कि जिस जगह पर वे रह रहे थे
जिस जगह पर वे रह रहे थे, कौन, सोमचंद जी नौकरी कर रहे थे। तो वहाँ पर सोमचंद जी अपनी सेना को बुलाते हैं और उस अधिकार को या उस क्षेत्र को जीतते हुए अपने अंडर में कर लेते हैं। वो क्षेत्र किसके अंतर्गत था? कबीरपुर के अंतर्गत था। इस पर भी हमला करते हैं और पूर्ण रूप से यहाँ अपना ठिकाना बसा लेते हैं और नींव रख देते हैं चंद राजवंश की। धीरे धीरे फिर कुमाऊं पर भी इनका अधिकार हो जाता है। अब भाई ये क्या था, फिर से समझिएगा। सोमचंद के साथ कौन थे? जयदेव। और जयदेव जी किसके पिता थे? कनक निधि प्रतिनिधि, एक व्यक्ति हैं कनक निधि प्रतिनिधि, जो कि पुत्र हैं जयदेव के। और इस जयदेव ने इन्हें बातें बताई होंगी और इन्हीं के साक्ष्य और इन्हीं के अनुसार लिखा था फ्रांसीसी हैमिल्टन ने कि भाई किंगडम ऑफ नेपाल के अनुसार, या इस पुस्तक में लिखा था कि भाई राजा जो था चंद्रवंश का कौन था? थोरचंद था। क्योंकि जयदेव जी रहे होंगे, सॉरी मैंने सोमचंद बोल दिया होगा, लेकिन बात थोरचंद की थी कि थोरचंद झूसी आया और उसने यहाँ पर नौकरी के नेपाल में उनका साथ देते थे जयदेव जी, जो पिता होते थे कनक निधि के। उसके बाद में कनक निधि ने ही कुछ साक्ष्य दिए फ्रांसिस हैमिल्टन को कि वे राजा कौन था चंद्रवंश का? थोरचंद था। और फ्रांसिस हैमिल्टन ने किंगडम ऑफ नेपाल को 1881 में लिखा और इस प्रकार से इसके अनुसार कहा गया कि चंद्रवंश का राजा आपका थोरचंद ही थे प्रथम। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई चंद राजवंश का या चंद राजाओं का निवास स्थान क्या था, क्योंकि इसमें भी अलग अलग मत हैं। तो एटकिंसन, बाल्टन, बीडी पांडे और डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार कहा गया है कि जो चंद राजा आए थे वह आपके प्रयाग, जो कि इलाहाबाद यूपी में है, उसका एक नगर है झूसी गंगा पार, उस जगह से आए थे। भाई मैं इलियट जी के अनुसार बात कर लूँ तो इलियट जी ने कहा है कि जो चंद राजा आए थे वे झांसी से आए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना सारा मैंने डाउट तो पढ़ा दिया, लेकिन सही क्या होगा? तो देखिएगा, जो डाउट है आपका संस्थापक के बारे में। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में अगर आया यूके ट्रिपल एस, पहली बात तो ऐसे समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आया कि भाई चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। अगर ऑप्शन में थोरचंद है तो थोरचंद लगा दे, ऑप्शन में सोमचंद है तो सोमचंद लगा दे। लेकिन कभी अगर स्थिति ये बन जाए कि दोनों ही ऑप्शन में हो कि भाई आपका थोरचंद भी ऑप्शन में आ गया और सोमचंद भी ऑप्शन में आ गया, तब हमें क्या करना है? पहली बात तो ऐसे नंबर पे क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या सभी को स्टार मिल के आएगा। लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है, अगर पेपर है हमारे यूके ट्रिपल एससी का, पेपर है हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यूके ट्रिपल एससी का, और दोनों ऑप्शन आपको मिल जाए थोरचंद भी और सोमचंद भी, तो आंसर आपको लगा देना है सोमचंद। लेकिन अगर आप को पेपर है यूके पीएससी का, तब आपको क्या लगाना है? संस्थापक थोरचंद। ये मैं स्थिति बता रहा हूँ आपके आयोग के अनुसार। लेकिन फिर भी जहाँ तक है, अगर दोनों ऑप्शन में बनती है तो स्टार मिलेगा, अलग अलग हो तो थोरचंद हो तो थोरचंद, सोमचंद हो तो सोमचंद। लेकिन दोनों एक साथ हो और आपका यूके ट्रिपल एससी हो तो सोमचंद और यूके पीएससी हो तो थोरचंद। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन पे स्टार मिलने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी अगर 1% हो तो आप इस प्रकार से लगा लें। तो ये हमारा स्टार्टिंग है चंद राजवंश की। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद में बात करूंगा चंद राजवंश के पहले राजा सोमचंद के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। अगली वीडियो तैयार रहिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे पेड कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे जो नंबर दिए गए हैं 9627313767 पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो के